स्टूडेंट्स, आपने ऋग्वैदिक सभ्यता तैयार कर ली होगी। मैं कुछ प्रश्न पूछ लूँ ऋग्वैदिक सभ्यता के। एक बात आप याद रखना, जैसे ही अपनी अगली क्लास शुरू होती है तो पहले वाली क्लास के निश्चित रूप से प्रश्न पूछूंगा, तो आप उसको तैयार करके रखा करो। जैसे हमने ऋग्वैदिक सभ्यता की है, उसके मैं कुछ प्रश्न पूछता हूँ, फिर आगे बढ़ेंगे। तो आप तय रखो, ये आज जो पढ़ाया है जाते ही उसको तैयार कर दो। कल की डेट में जब आप क्लास में बैठो तो सब कुछ याद हो। चलो पीछे क्लास के प्रश्न बता दो। सबसे पहला प्रश्न बताओ, आर्य शब्द का क्या अर्थ है? आर्य शब्द का क्या अर्थ है? श्रेष्ठ। दूसरा प्रश्न बताओ, आर्यों का मूल निवास स्थान सप्त सिंधु प्रदेश किसने बताया? बहुत अच्छा प्रश्न है, सप्त सिंधु प्रदेश। कमेंट बॉक्स में जवाब दे सकते हैं। चलो कौन बताएगा? इसका उत्तर है डॉक्टर संपूर्णानंद तथा अविनाश चंद्र। ब्रह्म ऋषिदेश किसने बताया? पंडित गंगानाथ जहाँ। सबसे इम्पोर्टेंट मत, मध्य एशिया किसने बताया? बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक। चलो अगला प्रश्न बताओ, बोगाज को ये विलेख कब का है? 1400 ईस्वी पूर्व। इसके देवता बता दो, और ये एग्जाम में आएंगे देवता बोगाज को ये विलेख के। कौन कौन थे? इंद्र, मित्र, वरुण, नासत्यो। इंद्र, मित्र, वरुण, नासत्यो। चलो अगला प्रश्न बताओ, अपुरुष किसे कहा गया है? वेदों को। श्रुति किसे कहा गया है? वेदों को। चारों वर्णों की सर्वप्रथम व्यवस्था या चारों वर्णों का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में। अगला प्रश्न बताओ, यजुर्वेद किससे संबंधित था? यजुर्वेद था कर्मकांडों से संबंधित, जो गद्य और पद्य में था। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किससे लिया गया है? ऋग्वेद से लिया गया है। अगला प्रश्न बताओ, यजुर्वेद का ऋषि क्या कहलाता था? अथर्वयो। क्या कहलाता था? अथर्वयो। अगला प्रश्न बताओ, गायन के रूप में कौन सा वेद या वो मंत्र जो यज्ञ के समय गाए जाते थे, कौन से में थे? सामवेद में। एक प्रश्न बताओ, जादू, टोना, अंधविश्वास ये किससे संबंधित थे? ये किससे संबंधित है? अथर्ववेद। अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ बताओ। गोपथ। क्या था? गोपथ। चलिए अगला बताओ, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? मुंडको उपनिषद से। आगे प्रश्न बताओ, सबसे प्राचीन स्मृति मनु स्मृति। अगला प्रश्न बताओ, मैक्स मुल्लर के अनुसार ऋग्वेद की रचना, मैक्स मुल्लर के अनुसार ऋग्वेद की रचना, ये आप बता देना, कमेंट बॉक्स में बता देना। एक ये बताओ, पुरुषनी नदी कौन सी नदी थी? रावी नदी। एक सबसे पवित्र स्थल ब्रह्मावर्त कौन सा था? सरस्वती और दृष्टदत्तियों के मध्य का स्थान, जो कुरुक्षेत्र के पास में था। अगला प्रश्न बताओ, विदय माधव की घटना किससे संबंधित है? आर्यों का विस्तार। और किस में वर्णन इसका? शतपथ ब्राह्मण में। दशराज्य युद्ध किस नदी पर हुआ? पुरुषनी नदी पर। किसकी जीत हुई? भारत जन के राजा सुदास की। चलिए सब, जन का अधिकारी कौन था? गोप। अगला प्रश्न, राजा पर नियंत्रण रखने वाली 2 समितियां, सभा व समिति। अथर्ववेद में क्या कहा गया है? राजा की दुहिताएं। गविष्ठ किससे संबंधित है? युद्ध से संबंधित, जो गायों की खोज से संबंधित था। चलिए ये बताओ, ऋत का देवता कौन था? ऋत का देवता था वरुण। अगला प्रश्न बताओ, अवसर विशेष पर एक देवता को महत्व देना, अन्य को गौण मानना, कौन सी स्थिति कहलाती थी? एकाधि देववाद, हिनोथिज्म। किसने दी? मैक्स मुल्लर ने। किसने दी? मैक्स मुल्लर ने। सबसे अधिक मंत्र किसको थे? इंद्र को। कितने मंत्र थे? 250। अतिथि
अतिथियों का देवता अग्नि, चिकित्सा का देवता आश्विन, वन देवी अरण्यानी, सबसे पवित्र नदी सरस्वती। चलिए सब ये हम चर्चा कर चुके थे। पितृसत्तात्मक परिवार था। अब आगे हम लेते हैं, शुरू करते हैं उत्तर वैदिक काल में सामाजिक जीवन। उत्तर वैदिक काल में सामाजिक जीवन, आपने सारे प्रश्न बताए होंगे या फिर मैंने जो प्रश्न दोहराए हैं एग्जाम में इन्हीं में से प्रश्न आएगा, इसको विशेष रूप से आप ध्यान रखोगे। अब उत्तर वैदिक काल में आ जाओ सब। उत्तर वैदिक सभ्यता में आज हम ले रहे हैं सामाजिक जीवन। सामाजिक जीवन, चलो देखो, ऋग्वैदिक काल से उत्तर वैदिक काल में जो परिवर्तन हुए हैं वो ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं और उन पर विशेष ध्यान रखेंगे। तो सबसे पहले ऋग्वैदिक में पितृसत्तात्मक समाज थे। उत्तर वैदिक काल में भी पितृसत्तात्मक समाज था, संयुक्त परिवार प्रथा थी और पितृसत्तात्मक परिवार था। ये थे हमारे ऋग्वैदिक काल में भी उत्तर वैदिक काल में। वर्ण व्यवस्था, एक प्रश्न यहाँ से उठता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 4 बार इंपॉर्टेंट लगा लो। प्रश्न क्या आता है वो सुनेंगे। समाज स्पष्ट रूप से 4 वर्णों में बटा हुआ था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य व शूद्र। एक प्रश्न आप पढ़ चुके हो, सर्वप्रथम 4 वर्णों का उल्लेख कहाँ था? 4 वर्णों का उल्लेख था ऋग्वेद में। ऋग्वेद कौन से मंडल में? 10वें मंडल में। और कौन सा सूक्त? पुरुष सूक्त में दिया गया था। ये बात सही है, 4 वर्णों का उल्लेख तो ऋग्वैदिक काल में था, परंतु स्पष्ट रूप से, एक शब्द आता है स्पष्ट रूप से, समाज स्पष्ट रूप से, ये उत्तर वैदिक काल में विभाजित हुआ। ऋग्वैदिक काल में उल्लेख था पर पूर्ण रूप से हो नहीं पाया था 4 वर्णों में। तो उत्तर वैदिक काल में 4 वर्ण आ गए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य व शूद्र। अच्छा, एग्जाम में ये प्रश्न आएगा आपका, जो आपने 4 बार इंपॉर्टेंट लगाया है, वर्ण व्यवस्था का आधार जन्म था। मैं एक बार पुनः जोर दे रहा हूँ, जो ऋग्वैदिक सभ्यता थी, ऋग्वैदिक सभ्यता, उसमें वर्ण व्यवस्था का आधार था कर्म। वर्ण व्यवस्था का आधार क्या था? कर्म। और उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था का आधार क्या हो गया? जन्म हो गया। बिल्कुल याद कर लेना, खूब इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऋग्वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था का आधार क्या था? कर्म। जो जैसा कर्म करता उसी वर्ण का। एक ही परिवार में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, कोई भी वर्ण, कई वर्णों के व्यक्ति हो सकते थे। अध्यापन यज्ञ करवाता था ब्राह्मण का, जो दूसरों की सेवा करता था शूद्र का। मतलब आप याद रखना, वर्ण व्यवस्था का आधार ऋग्वेद में क्या था? कर्म। और उत्तर वैदिक काल में क्या हो गया? जन्म। ये प्रश्न पूछा जाता है, इसके हमने 4 बार इंपॉर्टेंट लगाया है। अब देखो, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इन 4 वर्णों के कार्य विभाजित कर रखे थे। ब्राह्मण का क्या था? यज्ञ करना, यज्ञ करवाना, दोनों ही थे। अध्ययन करना, पढ़ना भी था, और अध्यापन करवाना, पढ़ाना भी था, और दान लेना, ये ब्राह्मण के थे कर्तव्य। क्षत्रिय के देखो, क्षत्रिय के क्या थे? शांति व्यवस्था स्थापित करना, यज्ञ करवाना, प्रजा की रक्षा करना, ये किसका है? क्षत्रिय का। वैश्य का क्या था? वैश्य का था कृषि व व्यापार करना, कृषि व व्यापार करना, ये थे वैश्य के। और एक वैश्य के लिए एक शब्द काम में आया है, अन्यस्वलीकृत। अन्यस्वलीकृत मतलब दूसरों को कर देने वाला। तो सबसे अधिक जो कर लिया जाता था उत्तर वैदिक काल में, वो कौन था? वो वैश्य वर्ग से लिया जाता था। वैश्य वर्ग कृषि भी करता था और व्यापार भी करता था। तो इनसे क्या लिया जाता था? कर। कर देने वाला बड़ा वर्ग कौन था? वैश्य। शूद्र, उपयुक्त 4 वर्णों की सेवा करना। ये हमारी वर्ण व्यवस्था होगी। वर्ण 4 थे,
जो ऋग्वेदिक काल में कर्म पर आधारित थे, उत्तर वैदिक काल में जन्म पर हो गए। चलिए सब चारों के कर्तव्य। एक ये अन्य वलीकृत, ये कौन सा वर्ग था? वैश्य। क्यों था? दूसरों को कर देने वाला। आपके समाज होता है, एक टॉपिक समाज का होता है, समाज में इस चारों वर्ण व्यवस्थाओं के बारे में डिटेल से आता है। आपके दर्शन में आता है और समाजशास्त्र में, वहाँ इनमें से प्रश्न आते हैं। अब आगे आ जाओ। अब देखो, शूद्रों की जो स्थिति थी उत्तर वैदिक काल में ज़्यादा बुरी नहीं थी शूद्र काल की तरह से। शतपथ ब्राह्मण में, सोम यज्ञ में शूद्रों को स्थान दिया गया है। एक ये इम्पोर्टेंट है, यज्ञोपवीत संस्कार का अधिकार शूद्र वर्ग को नहीं था। तैत्तिरीय ब्राह्मण के अनुसार जो ब्राह्मण वर्ण था वो सूत का बना हुआ यज्ञोपवीत धारण करते थे, क्षत्रिय सन का, और वैश्य ऊन का धारण करते थे, यज्ञोपवीत धारण करते थे। यज्ञोपवीत एक संस्कार था जो विद्यादान के समय जो जनेऊ जो पहनी जाती थी वो ब्राह्मण सूत की, क्षत्रिय सन की और वैश्य ऊन की। अब देखो, इस काल में उत्तर वैदिक काल में कुछ उपजातियों का उदय हुआ। कैसे? एक तो व्यापारी, एक लोहे का काम करने वाले लोहार का, एक रथ बनाने वाले रथ निर्माता, बढ़ई, खाती, चमरकार, हरिजन, चमड़े का काम करने वाला मल्ला, जो इन वर्गों का उदय हुआ। और इनमें सबसे महत्वपूर्ण ये जो रथकार होता था, रथ का निर्माण करने वाला महत्वपूर्ण होता था। इनको यज्ञोपवीत संस्कार का भी अधिकार था, क्योंकि उत्तर वैदिक काल में युद्ध रथ से लड़े जाते थे, तो रथ महत्वपूर्ण होता था, तो रथकार को महत्व दिया जाता था। आगे देखो, स्त्रियों की दशा, ये खूब इम्पोर्टेंट है। स्त्रियों की दशा, ऋग्वेदिक काल में स्त्रियों की स्थिति अच्छी थी। मंत्र निर्माता महिलाएं थी। आप बता सकते हो कौन कौन थी? अपुल्ला, गोसा, काक्षावर्ती, शची, ये स्त्रियां ऋग्वेद काल की मंत्र रचयिता विदुषियों में आती हैं। उत्तर वैदिक काल में ऋग्वेदिक काल की अपेक्षा उनकी स्थिति में गिरावट आई, महिलाओं की स्थिति में गिरावट आई। कहाँ वर्णन है? ऐतरेय ब्राह्मण लिखता है, पुत्री को समस्त दुखों का कारण बतलाता है। ऐतरेय ब्राह्मण में उल्लेख है, सब दुखों का कारण पुत्री है। इसका मतलब महिलाओं की स्थिति ऋग्वेदिक काल के बजाय उत्तर वैदिक काल में गिरावट आती है। एक ये इम्पोर्टेंट है, मैत्रायणी संहिता में 3 बुराइयों का वर्णन है। 3 बुराइयाँ कौन सी? जैसे पाशा खेलना, पाशा का मतलब जुआ खेलना, जुआ, शुरा का मतलब शराब, और तीसरी बुराई स्त्री को बताया है। तो देखो, मैत्रायणी संहिता में महिलाओं की स्थिति किन के बराबर आ गई? जुआ और शुरा की श्रेणी में रख दिया, जो महिलाओं की हीन स्थिति का द्योतक है। एक वेरी इंपॉर्टेंट, 4 बार लगा लो। एक उपनिषद है वृहदारण्यक उपनिषद, इसमें वर्णन है वृहदारण्यक उपनिषद। एक ऋषि होते हैं याज्ञवल्क्य, और विदय का राजा होता है जनक। एक आपके एग्जाम में ये भी प्रश्न पूछ लेते हैं, उत्तर वैदिक काल के प्रमुख दार्शनिक राजाओं के नाम बताओ, जो राजा भी थे और जो चिंतन मनन विद्वान दार्शनिक थे। उन्हीं दार्शनिकों में एक राजा थे राजा जनक, विदय राज जनक, जो सीता के पिता थे। उनकी सभा में एक वाद विवाद चल रहा था दर्शन से संबंधित, और वो वाद विवाद था याज्ञवल्क्य और गार्गी। संवाद में मिलता है, याज्ञवल्क्य और
गार्गी के बीच संवाद होता है। अब देखो, ये याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद कौन सी उपनिषद में मिलता है? बृहदारण्यक उपनिषद। एक प्रश्न तो ये हो गया, याज्ञवल्क्य संवाद किस में मिलता है? बृहदारण्यक उपनिषद। इस याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद क्या दर्शाता है? फर्स्ट तो ये दर्शाता है, इस समय जब एक राजा की सभा में, विद्वानों की सभा हो, जहाँ राजा भी उपस्थित हो, वहाँ एक महिला गार्गी और वहाँ के प्रसिद्ध विद्वान याज्ञवल्क्य के साथ तर्क शास्त्र में वाद विवाद करती है, और इस वाद विवाद में गार्गी ने याज्ञवल्क्य के हर प्रश्न का जवाब देती है और गार्गी याज्ञवल्क्य को निरुत्तर कर देती है। अब जब याज्ञवल्क्य के पास कोई जवाब नहीं होता है गार्गी के प्रश्नों का, तो ये हमें दो चीज़ बताती है। एक तो ये, समाज में नारियां उच्च शिक्षा प्राप्त थी, मतलब सभा में वाद विवाद करें तो महिलाओं की स्थिति उच्च शिक्षा प्राप्त थी, विदुषी थी। दूसरा, जब याज्ञवल्क्य के पास गार्गी के प्रश्नों का कोई जवाब नहीं होता है तो सभा में याज्ञवल्क्य ने गार्गी से क्या कहा? गार्गी से कहा, अधिक बहस न करो अन्यथा तुम्हारा सिर तोड़ दिया जाएगा। ज़्यादा प्रश्न मत करो वरना तुम्हारा सिर तोड़ दिया जाएगा। ये महिलाओं की निम्न स्थिति का द्योतक है। महिलाएं उच्च शिक्षा प्राप्त थी, जो दर्शाता है संवाद। पर जब याज्ञवल्क्य के पास कोई जवाब नहीं होता है गार्गी के प्रश्नों का, तब क्या कहता है? कहते हैं, अधिक बहस न करो अन्यथा तुम्हारा सिर तोड़ दिया जाएगा। ये महिलाओं की निम्न स्थिति का द्योतक है। अच्छा, एक प्रश्न और होता है, एक मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ, आप बताओ, उसका जवाब दो। निम्नलिखित में से कौन महिला उत्तर वैदिक काल की प्रसिद्ध विदुषी नहीं थी? कब की पूछ रहा हूँ? उत्तर वैदिक काल की। ऑप्शन सुने, मैत्रेयी, कात्यायनी, गार्गी, काक्षावर्ती। कौन नहीं थी? काक्षावर्ती। याद रखोगे, ऋग्वेद की महिलाओं को भी याद रखोगे और उत्तर वैदिक काल की। तो उत्तर वैदिक काल की प्रसिद्ध विदुषी महिलाएं कौन थी? मैत्री, कात्यायनी, गार्गी, शुल्बा, वेदवती। ये महिलाओं की स्थिति है। सबसे अच्छा इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अब इसी के साथ एक और सुने, ऐसी बात नहीं है कि महिलाओं की बहुत ज़्यादा स्थिति खराब थी। शतपथ जो ब्राह्मण है उसमें महिलाओं को अर्धांगिनी बताया गया है। ये महिलाओं को महत्व देने वाला बताया गया है। अच्छा, दूसरी, महिलाओं से संबंधित, महिलाओं में अंतरवर्णीय विवाह प्रचलित थे, बहुविवाह होते थे, विधवा विवाह होते थे, नियोग प्रथा थी, दहेज प्रथा थी, और ये प्रचलित थे। क्या क्या प्रचलित थे? अंतर्वर्णीय विवाह, बहुविवाह, विधवा विवाह, नियोग प्रथा, दहेज प्रथा। किसका प्रचलन नहीं था? सती प्रथा, पर्दा प्रथा, बाल विवाह आदि का प्रचलन नहीं था। तो ये है हमारी उत्तर वैदिक काल की सामाजिक व्यवस्था। अब एक बार पुनः सुनो, इसमें एग्जाम में क्या प्रश्न आता है आप देखो, खूब डिटेल से पढ़ो, पर आपके दिमाग में स्पष्ट होना चाहिए एग्जाम में ये है। और आपको मैं बता दूं, जो मैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करवाता हूँ, एग्जाम में वही प्रश्न आएंगे, उनको बिल्कुल याद कर लेना। आप पीछे के पेपर उठा के देखो, पर हम गहराई से तो लेते हैं इसलिए कि हमें बहुत कुछ याद हो जाए। पहला प्रश्न है, ऋग्वेदिक काल में वर्ण व्यवस्था का आधार क्या था? कर्म। उत्तर वैदिक काल में क्या हो गया? जन्म। अगला प्रश्न सुनो, यज्ञोपवीत संस्कार उत्तर वैदिक काल में शूद्रों को नहीं था। इससे अगला प्रश्न देखो, ये याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद किसमें मिलता है? बृहदारण्यक उपनिषद में। एक ये प्रश्न, उत्तर वैदिक काल की विदुषी महिलाएं मैत्री, कात्यायनी, गार्गी, शुल्बा, वेदवती, महिलाओं का उपनयन संस्कार बंद कर दिया। अब देखो ये भी अच्छा है, उपनयन संस्कार बंद कर दिया तो उनकी शिक्षा पर प्रभाव पड़ा, वो अधिक अध्ययन नहीं कर पाई। स्वभाव विदित जो हमने ऋग्वेदिक काल की समितियाँ थी उनमें भाग लेने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया। तो ये हो गया हमारा सामाजिक जीवन।